हेलो व्यूअर्स, आज हम प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में जानें। वैदिक काल के संबंध में F.W. थॉमस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया जितना भारत ने। हमारे भारतीय वेद संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद की रचना इतिहासकारों ने अलग अलग बताई है। कुछ ने इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व बताई है। लोकमान्य तिलक के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसकी रचना 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताई है। पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ईसा पूर्व है। हमारे वेदों की भाषा संस्कृत भाषा रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को 3500 वर्ष पुराना बताया गया है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोक भाषा प्राकृत एवं पाली प्रचलित रहा है। भारत में वेदों का वर्चस्व 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। इतिहासकारों ने इसी काल को वैदिक काल की मान्यता दी है। शिक्षा की दृष्टि से वैदिक काल का 2 उपकालों में विभाजन माना जाता है। प्रथम विभाजन पूर्व वैदिक काल का है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा विभाजन उत्तर वैदिक काल का है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार था, इसलिए उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली एवं हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कैसा था, अब हम इसके बारे में जानेंगे। वैदिक काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी और शिक्षा पर पूर्ण रूप से गुरुओं का व्यक्तिगत अधिकार था। वैदिक काल में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं गुरु ही करते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य अपने गुरुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य रूप से देते थे। वैदिक काल में आय का 3 स्रोत माना गया है। प्रथम स्रोत दान है, द्वितीय स्रोत भिक्षा है, तृतीय स्रोत गुरु दक्षिणा है। वैदिक काल में शिक्षा की संरचना एवं संगठन कैसा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। वैदिक काल में शिक्षा का 2 स्तरों में विभाजन था। प्रथम विभाजन प्रारंभिक शिक्षा का था एवं द्वितीय विभाजन उच्च शिक्षा का था। अब हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बालकों की परिवार में ही होती थी। जैसे ही बालक 5 वर्ष की आयु का होता था, किसी शुभ दिन बच्चे का परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार के बाद बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा नियमित रूप से आरंभ हो जाती थी। दूसरी शिक्षा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था बालकों के गुरुकुलों में की जाती थी। वैदिक काल में 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। ये 8 से 12 वर्ष की आयु भिन्न भिन्न बालकों के लिए भिन्न भिन्न निर्धारित की गई है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु, क्षत्रिय बालक के लिए 10 वर्ष की आयु, वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु गुरुकुलों में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई है। गुरुकुलों में प्रवेश के समय बालकों का उपनयन संस्कार होता था। इस उपनयन संस्कार के होने के बाद बालकों की उच्च शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। शिष्य के द्वारा गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह होता था। इस समावर्तन समारोह में गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश देता था कि स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद या आलस्य मत करना। वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया था। सबसे पहले कि शिक्षा ज्ञान के पर्याय के रूप में मानी जाती थी। दूसरा, शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य मनुष्य के ज्ञान का विकास करना था। तीसरा, शिक्षा के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास किया जाता था।
चौथा, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति पर बल था। अब हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। शिक्षा के प्रथम उद्देश्य है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। इसके लिए शिष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। दातून, स्नान, व्यायाम, सादा व पौष्टिक भोजन के द्वारा नियमित दिनचर्या का पालन करना एवं व्यसनों से दूर भी रहना पड़ता था। शारीरिक श्रम पर विशेष बल देना होता था एवं शिष्यों के रोगग्रस्त होने पर तुरंत उपचार भी किया जाता था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहने की भी शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है ज्ञान का विकास। शिष्यों के भौतिक विकास हेतु भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन और कला कौशलों की शिक्षा व सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। आत्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान व धार्मिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध एवं पालन। इसके लिए शिष्य को माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना और गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करना इत्यादि का गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश दिया जाता था। साथ में ही पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से उऋण होने का भी उपदेश गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का अन्य उद्देश्य है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। उस समय गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति धर्म प्रधान व संस्करण प्रधान होती थी। शिष्यों को वेद मंत्र गुरुओं के द्वारा रटाना, संध्या वंदन की विधियां सिखाना और आश्रम के अनुसार कार्य करने का उपदेश गुरुओं के द्वारा शिष्यों को दिया जाता था। शिक्षा का एक ऐसा क्रम जिसके प्रभाव से अधिक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और जंगलों में रहते हुए अध्ययन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते और नए नए तथ्यों की खोज करते रहते थे। इस प्रकार संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता था। वैदिक कालीन शिक्षा का अन्य प्रमुख उद्देश्य है बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए प्रारंभ से ही धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन करने, इंद्रिय निग्रह और आत्मनियंत्रण की क्रियाओं में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। शिक्षा का अन्य प्रमुख उद्देश्य है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कलाकारों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। साथ ही उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदलाव हो गया। ब्राह्मणों को कर्म कांड एवं अध्ययन अध्यापन की शिक्षा, क्षत्रियों को शासन कार्य एवं युद्ध कौशल की शिक्षा, वैश्यों को कृषि, पशुपालन एवं व्यापार की शिक्षा एवं शूद्रों को गुरुकुल में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया था। शूद्रों का कार्य केवल सेवा करना था, इसके लिए वो अपने परिवार में शिक्षा ही प्राप्त करते थे। गुरुकुलों में इस तरह की शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वैदिक कालीन शिक्षा का अन्य एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य था बालकों की आध्यात्मिक उन्नति करना। मनुष्य को भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया था। शिष्यों में धार्मिक भावना और ईश्वर भक्ति की भावना का विकास किया जाता था। शिष्यों में इंद्रिय निग्रह, धर्म अनुकूल आचरण और संध्या वंदन एवं यज्ञ आदि क्रियाओं में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था।